हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और जो बच्चे इस बार जून 2023 में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सबके लिए सभी सब्जेक्ट के एमटीपी आरटीपी आ गए हैं। आरटीपी पेपर नंबर 3 और 4 का नहीं आता, तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर नंबर 4 है आपका, उसका सिर्फ आपको एमटीपी मिलता है। इसे मॉक टेस्ट पेपर बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आपकी सीए फाउंडेशन के एंट्रेंस में बहुत ज्यादा है। यानी अगर आपने ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से एमटीपी के 100 क्वेश्चन क्रैक कर लिए, तो मैं ये कहता हूं कि 15 से 20% पेपर का स्टाइल आपको पता लग जाएगा। मतलब 20% के आसपास क्वेश्चन जो होते हैं वो एमटीपी के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो बहुत कुछ है इसमें। ये तुमने कर लिया तो यार बहुत कुछ अचीव कर लोगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 100 तक सारे एमसीक्यू करा दूंगा। जहां पर जरूरत पड़ेगी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक भी लेकर जाऊंगा। और आपको फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशानी होगी, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के डिमांड कर लो, उसकी भी आगे सप्लाई कर दूंगा। बाकी इस अटेम्प्ट के लिए आपको किस तरीके से रिवाइज करना है वीडियो बना दी है। आपको किस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है, आपके पास पूरे सीए वाला चैनल पे सारी स्ट्रेटेजी पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ अवेलेबल है। बस हम शुरुआत करेंगे अपना मॉक टेस्ट पेपर आज। और ये जो मॉक टेस्ट पेपर है यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ना कि आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 100 एमसीक्यू। स्पीड बहुत जरूरी है। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। जिस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मतलब लगता है कि हाँ ये मुझे आता है, उसको ही अटेम्प्ट करना फर्स्ट गो में। सेकंड गो में फिल्टर करते हुए चलना। समझ लो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, देखो नंबरिंग में लिखी हुई है। यहां क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ, 4 ऑप्शन है। नॉर्मेटिव साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी है, प्रैग्मेटिक है, ऑल ऑफ दीज है। आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर पढ़ा है। नेचर के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं। प्रैग्मेटिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक का दोस्तों मतलब होता है प्रैक्टिकल। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल लाइफ में यूज करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस में यूज करना। बिजनेस अपने आप में रियल प्रैक्टिस है। आप देखते हो कोई शॉप है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, दीज ऑल आर रियल एक्टिविटीज। तो दैट इज व्हाई इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। तो प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल दोनों बातें एक ही है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी भी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप बहुत सारे डिसिप्लिन पढ़ते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स में आप आगे बढ़ते चलोगे ना तो आपको अकाउंटेंसी भी मिलेगी। बीसी के नाम का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी नॉलेज है। लॉ पढ़ रहे हो आप वहां पर यार, आप देख रहे हो ना, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, थोड़ा कंपनी एक्ट के बारे में जान रहे हो। बहुत सारी कंपनीज की डिटेल है। आपको अकाउंटिंग टर्म्स बता रखी है बीसी के में। तो पूरा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इसके अंदर आप डिफरेंट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कुछ टर्म्स अकाउंट्स की भी पढ़ोगे आगे जाके। ओवरऑल बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन है। कैलकुलेशन करते हो तो मैथ्स भी है। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, एक होता है इंटर डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट, और इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर ही बहुत सारे सब्जेक्ट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटर डिसिप्लिनरी है और मेजॉरिटी इसकी नॉर्मेटिव साइंस पर डिपेंड करती है। अब इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच भी बना रखी है ना, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। नॉर्मेटिव का मतलब फ्यूचर में कुछ अंदाजे लगा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, राइट। जैसे कि इंडिया में अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लग जाना चाहिए, तो रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके अपोजिट होती है एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब करंट सिचुएशन है, लाइक इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सच बोल दिया, सच बोल दिया, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए फ्यूचर का देखते हैं हमेशा हम, तो इसलिए नॉर्मेटिव है यहां पर, आप ध्यान रखना। तो भैया तीनों की तीनों आपकी फीचर्स बनती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो यहां पर ऑल ऑफ दिस आंसर ठीक हो जाएगा। तो 4th वाले के साथ जाते हैं, समझ रहे हो। और यहां से फीचर से बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है, ये आ सकता है। पहला चैप्टर है तो कहानी हल्की मत करना शुरुआत के अंदर ही। आगे बढ़ते हैं। रैशनाले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनाले का मतलब होता है कारण, रीजन। लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से रीजन है? अब देखो भैया, लॉ ऑफ डिमांड के अगर आप रीजन देखो तो मैं आपको यहां पर बताऊं, एक प्राइस इफेक्ट भी है। प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
इतना इतना ऊपर से जो मेरे को जरूरत है कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर वही बताऊंगा। और इसके अंदर ही प्राइस इफेक्ट का ही पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन। लाइक प्राइस इफेक्ट बड़ी चीज है, उसके अंदर दो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ये दो आइटम हो गए। ये भी अपने आप में एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड का एक और रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ रहे हो? लेकिन उसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड के ये रीजन भी है, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस, प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉलिंग प्राइस। हाँ, प्राइस इफेक्ट वाला तो ये कवर भी हो गया, खैर ये लिख भी दिया, ठीक है। नए कस्टमर्स भी अपने आप में एक रीजन है। जैसे कि मान लो लॉ ऑफ डिमांड में आप बताते हो कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम कैसे होगी, तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो नए कस्टमर एंट्री नहीं करेंगे, है ना, एंट्री नहीं करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इन दिस सेंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट दैट जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम ही हो जाएगी। तो बहुत आसान बता दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहां पर ये ऑल ऑफ दीज को ओके कर देंगे, चौथे नंबर का पहुंच जाएगा। बच्चा पूछेगा सर डिफरेंट यूज वाला भी तो बताओ, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कैसे होगी, डिफरेंट यूज भी तो है गुड्स के। मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बहुत सारे इस्तेमाल है। जब किसी चीज के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं ना, तो प्राइस बढ़ने की वजह से उसके जो नंबर ऑफ यूजेस हैं उसको कट डाउन किया जाता है। जैसे कि बिजली से हम टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जब इसका रेट बढ़ जाएगा ना, तो इसके यूजेस, लाइक हम सारी लाइटें नहीं जलाएंगे, एक दो लाइट जला लेंगे कमरे में, कई जगह बहुत सारी लाइट जला लेते हैं ना। पंखा और एसी एक साथ नहीं चलाएंगे, पंखा और कूलर एक साथ नहीं चलाएंगे, तो हम बिजली बचाने की कोशिश करेंगे, उसके यूज कट डाउन कर देंगे। तो प्राइस बढ़ने से उन चीजों के यूज कट डाउन हो जाते हैं जिसके यूज बहुत सारे होते हैं, उसी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई। जब आपने नंबर ऑफ यूज कम कर दिए तो डिमांड भी कम हो गई। तो इस बात को ध्यान रखना भाई, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनते रहो, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, अगला क्या लिखा है, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता कि यहां से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको जस्ट आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल से एक बार एक एक लाइन एक बार पढ़नी है कॉन्सेप्ट की, उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रह जाएंगी, कुछ चीजें ध्यान रह जाएंगी। तो फिर ऐसा होता है कि जो पेपर आपका एमसीक्यू लेवल का होता है ना, उसके अंदर आपको चीजों का रट्टा मारना जरूरी नहीं होता, आप जस्ट गो थ्रू कर लो उन कॉन्सेप्ट्स को। और विजुअलाइजेशन इफेक्ट होता है यहां पर, जब आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देगा ना, हाँ आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसा सा कुछ देख रहा था मैं, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर कुछ मेथड थे। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब डिमांड को फोरकास्ट करना, फोरकास्ट का मतलब प्रेडिक्शन देना, अंदाजा लगाना कि डिमांड का क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगी। तो देयर आर सेवरल टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। उसमें एक सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, इंटेंशन की स्पेलिंग में यहां टी आ जाएगा, ठीक है। एक कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ये दोनों मेथड है और यहां पर बोथ ए एंड टू भी लिखा हुआ है, तो इसको तीन को करेक्ट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं बताएंगे। अगला, एंटरप्रेन्योर हैज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज। एंटरप्रेन्योर जो बंदा होता है भैया, रिस्क लेके बिजनेस को आगे बढ़ाता है ना, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना। एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल बिजनेसमैन में डिफरेंस है। नॉर्मल बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट कमाने की सोचता है, एंटरप्रेन्योर पता क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उस चीज का धंधा करता है जो लोगों की दिक्कत सॉल्व कर दे यार, बेसिकली। जैसे कि अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं, शार्क टैंक भी देखते हैं तो उसमें एक अश्नीर जो मैं देखता हूं, उसमें भारत पे का उसने स्टार्ट किया था, लोग ने क्यूआर कोड के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, चल जाती है। तो लोगों की प्रॉब्लम थी कि भैया पैसा पे करने में प्रॉब्लम होती थी, कैश कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने ऑनलाइन फोन से पेमेंट करानी स्टार्ट कर दी, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बंदे ने वो बिजनेस स्टार्ट किया, वो बंदा एंटरप्रेन्योर है। रिस्क टेकर है, वो कुछ नया कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, इन्वेंशन नहीं कर रहा, आविष्कार नहीं कर रहा, लेकिन चलती हुई चीजों को बेहतर तरीके से दुनिया को दे रहा है। अब पेमेंट तो पहले भी करते थे, आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर दो, दिस इज इनोवेशन, है ना। तो यहां पर जैसे गाड़ियां पहले भी चलती थी पेट्रोल डीजल से, सीएनजी से करना एक इनोवेशन हुई, फिर सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी आई तो एक और इनोवेशन हो गई, है ना। ऐसा कुछ कर रहा है बंदा, तो इनोवेट कर रहा है। तो बेसिकली इनोवेशन में यहां पर बोलूंगा, एंटरप्रेन्योर का काम इनोवेशन होता है। प्रॉफिट तो कोई भी कमाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस किसी में भी होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ध्यान रखना। अगला, पियर्स, लिरिल एंड डव, 3 साबुन के ब्रांड है, नहाने का साबुन होता है, कोई हाथ भी धो ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, खैर
साबुन के ब्रांड है। एग्जांपल बोला कि कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट का एग्जांपल है। मोनोपोली एक वो फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर एक ही कंपनी होती है, एक ही फर्म है, तो प्रोडक्ट तो फर्क मैटर नहीं करता, एक ही हो, इतने सारे हो, एक ही चीज के होंगे। दूसरा एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनी होती हैं और वो प्रोडक्ट हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा अलग होगा, हाइट में अलग हो जाएगा, वेट में अलग हो जाएगा, कलर में अलग हो जाएगा, साइज में अलग हो जाएगा, शेप में अलग हो जाएगा, फ्लेवर में अलग हो जाएगा। नहाने के तरीके में साबुन भी अलग हो सकता है भाई, नहाते नहाते लगता है वो इसमें से तो नहाना तो एक बहाना है, सोना जो पाना है। लक्स का अलग हो जाएगा, मार्गो का अलग हो जाएगा, लाइफ बॉय अलग है, सिंथॉल अलग है, 3 ये दिए हुए बहुत सारे हैं। जिस मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती है ना, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपको यहां पर 4 पढ़नी होती है बेसिकली। एक फर्म मोनोपोली, एक से ज्यादा लेकिन बहुत कम, फ्यू 10-15 के आसपास मान लो तो ओलिगोपोली। जब नंबर डिफाइन नहीं कर सकते बहुत सारे हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे प्रोडक्ट डिट्टो सेम हो हर दुकान पे और बहुत सारी फर्म्स हो तो वो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल यहां सेट नहीं होता, तो यहां पर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टिक करेंगे। तीसरे वाला ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन भी गलत हो गया, मोनोपोली भी गलत हो गया और नन वन तो छोड़ो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर हिज कमोडिटी इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट। क्या बोल रहा है भाई? देखो जी, मोनोपोलिस्ट कौन है? पहली बात तो जो है वर्ड लिखा है मोनोपोलिस्ट, तो मोनोपोलिस्ट का मतलब मोनोपोली का मालिक। जैसे मोनोपोली इंडिया में इंडियन रेलवे है, इसकी मालिक सरकार है। ये अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करती है। जो दिव्यांग होते हैं उनका रेट अलग है, सीनियर सिटीजन की टिकट का रेट अलग है, बच्चों की टिकट का रेट अलग है, कभी कभी लड़कियों की टिकट तो फ्री भी हो जाती है, नहीं रक्षाबंधन भैया दूज वगैरह पे मैंने देखा भी है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, नहीं। ऐसे दिल्ली जल बोर्ड भी है, अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। घर के लिए पानी है तो सस्ता रेट है, और अगर पानी होटल के लिए है, कमर्शियल पर्पज के लिए तो महंगा रेट है। तो यहां पर यह बोल रखा है कि जो मोनोपोली होती है वो अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। खैर, इसके बारे में कुछ बोल दिया और 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब इससे आइडिया लगाना है। चलो, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव। कुछ कुछ बातें बताइए। अब पेन का कलर अपना गियर मोड पे लगा लो, चेंज कर लो भाई, पीला कर लो। कहता है एट डिफरेंट प्लेस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट यूज पे डिपेंड करता है, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से, या कुछ भी। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। लोगों से प्राइस अलग अलग चार्ज करना किस चीज पे डिपेंड करता है? ये मान लो एक बंदे की जलेबी की दुकान है, दिल्ली में बोल रहा हूं मैं, एक कनाट प्लेस में उसकी जलेबी की दुकान है और एक जेजे कॉलोनी में उसकी जलेबी की दुकान है। सेम बंदे की 2 दुकानें हैं और सेम क्वालिटी ऑफ जलेबी वो दे रहा है, फर्म तो एक ही है। अब वो जेजे कॉलोनी में 100 रुपए किलो जलेबी बेच रहा है और कनाट प्लेस में वही जलेबी 400 रुपए किलो बेच रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है प्लेस के बेसिस पे। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है ना। तो प्लेस के बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बेसिस पे तो हो ही सकता है। जैसे कि इंडियन रेलवे करती है कि सीनियर सिटीजन के ग्रुप के लिए सस्ती टिकट है ना, बच्चों के लिए सस्ती टिकट है, नॉर्मल बंदों के लिए महंगी टिकट है ना। गुड्स के यूज के हिसाब से भी हो सकता है। एक गुड के बहुत सारे यूज हैं तो उसके पैसे ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन इस बेसिस पे भेदभाव हो सकता है। तो प्लेसेस एक मैटर है भेदभाव करने का, यूज भी एक मैटर है, और अलग अलग बंदों से अलग अलग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा सकता है। तो यहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन सब में से किसी पे भी डिपेंड कर सकती है। तो हमारा आंसर बनेगा भैया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज आर कॉल्ड। रियल आउटपुट के चेंज होने से पहले जो चेंज हो जाए उन वेरिएबल्स को साफ बता रहा हूं, यहां पर लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर समझ रहे हो ना? देखो, तुम्हारे पास 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर वो होता है कि सिचुएशन के साथ साथ चेंज होता रहे, एक होता है सिचुएशन से पहले बदल के सिचुएशन का आइडिया दे देता है कि क्या होने वाला है, एडवांस चलता है। तो लीडिंग इंडिकेटर ऐसे कुछ हिंट है, इंडिकेटर का मतलब हिंट, ऐसे हिंट है जिससे सिचुएशन का पता लग जाता है। बिजनेस साइकिल में आप देख लोगे, मतलब पता लग जाएगा आपको कि एक्सपेंशन आने वाला है या कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाली है। कॉन्करेंट इंडिकेटर वो होते हैं जो सिचुएशन के साथ साथ फील होते हैं, ओह रिसेशन आ गया, ओह इन्फ्लेशन आ गई, ऐसे वाले इंडिकेटर जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। और जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ये तब पता लगता है जब काम हो गया, अरे यार इन्फ्लेशन थी, डिफ्लेशन थी, रिसेशन था,
तो ये जो कुल मिला के जो पास्ट के बारे में बताया ये था वो लैगिंग इंडिकेटर, जो फ्यूचर के बारे में बताया वो तुम्हारा लीडिंग इंडिकेटर, जो करंट सिचुएशन के बारे में बताए वो तुम्हारा कॉन्करेंट इंडिकेटर। और यहां पर पूछा है कि जो पहले ही बता दे, बिफोर मतलब एडवांस में बता दे भविष्य के बारे में, तो यहां पर 2 अपना टिक हो जाएगा। 2 के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर अपना अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। पेन का कलर मैं हरा कर दूं। उम्मीद है कि पढ़ने में मजा आ रहा होगा यार। सीए फाउंडेशन के बच्चे बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं। अभी हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। सप्लाई के बारे में लिखा हो भाई, 4 लाइन है, कोई एक सच्ची लाइन है। सच्ची लाइन है, मैं नीचे से पढ़नी शुरू करता हूं। लिखा है सप्लाई इज विलिंगनेस टू प्रोड्यूस अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस बिकम्स अवेलेबल। अगर टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास अवेलेबल है और तुम प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उस क्वांटिटी को सप्लाई बोलेंगे जो तुम प्रोड्यूस करना चाहते हो। क्या मतलब है, फालतू की लाइन है, कोई सेंस नहीं बनती इसकी। फिर लिखा है एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ गुड। सप्लाई क्या प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिश्ता बताता है। हाँ बेसिकली एंटायर क्या, यहां पर मैं एंटायर पूरा रिश्ता और यहां पर पॉजिटिव रिलेशन भी लिख सकता हूं एडिशन के तौर पर। एक डायरेक्ट रिलेशन बताता है, डायरेक्ट रिलेशन बताता है। तो सप्लाई से आप यही पता लगा सकते हो कि सप्लाई इज द, या फिर लॉ ऑफ सप्लाई इज द पॉजिटिव रिलेशन, ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसी बात कर सकते हो यहां पर। फिर कॉस्ट का मतलब नहीं है सप्लाई से, सप्लाई में कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती। लिमिटेड रिसोर्स दैट आर अवेलेबल विद इन द सेलर, सेलर के पास कितने रिसोर्स है उसकी बात नहीं की जाती। वो सब फैक्टर अफेक्टिंग हो सकते हैं। यानी देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको आइडिया नहीं हो रहा कि क्या पूछ लिया ये, तो आप 4 लाइनें पढ़ोगे, जो मोस्ट रेलेवेंट लाइन होगी ना आपके स्टेटमेंट से आप उसको ठीक करोगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। जब मैं क्वेश्चन आपको साथ के साथ सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो आपको आइडिया पड़ रहा है कि हाँ किस लेवल पे तुम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। जब भाई नहीं समझ में आ रहा कि क्या है ऊपर, तो ऐसे कर लो। तो यहां पर आंसर 3 बन गया भैया। प्राइस सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता ही है। इसके साथ जाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वाज रिफ्लेक्टेड बाय। अब देखो पीछे ही क्वेश्चन पूछा था आपसे हिस्ट्री के बारे में, यानी पास्ट के बारे में कौन बताता है, लैगिंग इंडिकेटर। तो आ जाओ अब यहां पर लैगिंग इंडिकेटर लिखा हुआ है, इंडिकेटिंग या लैगिंग कुछ भी मान लो, यही वाला इसका आंसर होगा। पास्ट के बारे में यही बता रहा है। अगले पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस वजह से होगा, देखो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जैसे शब्द प्राइस की वजह से होते हैं, प्राइस ऑफ ऑन गुड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर है बाबू। कौन कौन से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द बायर, प्राइस ऑफ ऑन गुड, पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस, और फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फिर एज ऑफ पॉपुलेशन भी है, फिर कंज्यूमर क्रेडिट और इंटरेस्ट भी है, फिर नेशनल इनकम भी है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी भी है। 10 फैक्टर है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये बन गया टिपर 6 फैक्टर, ये सीएनजी 3 फैक्टर, 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, और ए बीच में है, 10 हो गए टोटल मिला के। आप ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन जो प्राइस ऑफ ऑन गुड अकेला फैक्टर है ना, अकेला फैक्टर प्राइस ऑफ ऑन गुड, इसकी वजह से डिमांड बदलेगी, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई, बढ़ना मतलब एक्सपेंशन। तो प्राइस कम हुआ तो उसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हुआ। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई, कम होना मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस वजह से होता है, तो अपने पास 4 ऑप्शन है। यहां नंबर ऑफ कंज्यूमर लिखा है, गलत। प्राइस ऑफ गुड कंसर्न्ड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड, यानी जिस गुड की बात हो रही है उसका प्राइस अगर इंक्रीज हो गया है ना, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड तो गलती हो गया, जिसकी बात हो रही है उसका प्राइस बढ़ जाए और उसकी वजह से डिमांड कम हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन है। तो 2 नंबर यहां पर देवा तेरी सीधी सीधी स्माइल होने के आंसर नो, 2 नंबर में मतलब 2 ऑप्शन ठीक हो गए यहां पर। अगले पे चलते हैं भैया। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज व्हेन बिजनेस साइकिल इज ऑपरेटिंग एट इट्स व्हाट पॉइंट। भाई बिजनेस साइकिल क्या होती है, देखो ऐसे ऐसे चल रही है बिजनेस साइकिल, ऐसे 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 ऐसे। बिजनेस साइकिल में कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक ये पीक पॉइंट है, ये सबसे लोवेस्ट ट्रफ पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है, ट्रफ पॉइंट है, पीक पॉइंट है, और ये ट्रफ पॉइंट है ना। इन हरे हरे पॉइंट्स को बोलते हैं हम टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। जो ये होता है, ये जो फेज है बढ़ने का फेज, ये एक्सपेंशन का फेज है। अब जो हरे रंग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं एक्सपेंशन है, और जो पीले रंग की सीढ़ी बनाऊंगा ये नीचे गिर रहे हैं, है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसे बहुत सारी बात है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कब बढ़ जाती है, यानी रहने का खर्चा कब बढ़ जाता है। देखो
जब एक देश तरक्की करता है ना तो सब लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं, नेशनल इनकम बढ़ जाती है, जीडीपी बढ़ जाती है, तो तरक्की के फेज को एक्सपेंशन बोलते हैं। जब सबके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो हर चीज के रेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो हर चीज के रेट बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ने लग जाती है। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे कनेक्ट कर दिया, सबके पास ज्यादा पैसे आए हैं तो उसी वजह से रेट बढ़ने लग गए। देखो सबके पास ज्यादा पैसे आए हैं इसलिए सब अपने आप को धन्ना सेठ समझने लग गए। अब धन्ना सेठ समझने लग गए, सबको पैसों की वैल्यू कम लगने लग गई, तो अब वो रेट बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो, इन्फ्लेशन भी आ जाती है उस केस के अंदर। तो एक्सपेंशन का जो केस होता है दोस्तों, उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगती है। लेकिन इंक्रीज वाला जब शब्द यूज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पर्टिकुलरली इंक्रीज ही हो गई है, मतलब एट मैक्सिमम वहीं पर ही बोलते हैं, तो हम पीक को यूज करते हैं। पीक भाई टॉप पे पहुंच गए तो यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई। यहां क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग टाइमली, इंक्रीजिंग, और यहां इंक्रीज हो गई। इसको ध्यान रखना, इंक्रीज हो गई और यहां इंक्रीजिंग मोड पे है। समझ रहे हो, डिमांड इज इंक्रीजिंग इन दिस केस। तो आप ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 2 यहां पर टिक करेंगे। बस इस बारे में सतर्क रहना, सावधान रहना। अगला क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वाज नेम्ड एज, शुरुआत में इकोनॉमिक्स का नाम क्या था? सन 1776 में हमारे एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, है ना। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। उस टाइम इकोनॉमिक्स नाम नहीं था इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो 1 के साथ ही चले जाएंगे सीधा सीधा, ओके रिपोर्ट एकदम, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने हैं, 100। अगले क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलर अंडर, भाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट के नाम लिखे हुए हैं। ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें सेलर मार्केट प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना इंक्रीज कर सकता ना डिक्रीज कर सकता? कौन सी है? तो भैया आपको मेन बात बताऊं, परफेक्ट कंपटीशन में वैसा नहीं कर सकता। मोनोपोली में तो खुद वही सेलर होता है, वही मार्केट पावर रखता है, वही पूरी प्राइस कंट्रोल करता है, फुल कंट्रोल होता है इसका प्राइस का, फुल कंट्रोल ओवर। अब यहां पर फर्म जो होती है, सेलर होती है ना, प्राइस टेकर होता है, प्राइस एक्सेप्ट करता है, वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया हुआ प्राइस टेकर फर्म होती है, सेलर होता है। अब बोलोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? इसमें पार्शियल कंट्रोल होता है, थोड़ा सा सेलर का और थोड़ा सा बायर का। तो यहां पर हम 3 को टिक करेंगे, ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टाइम एलिमेंट किसने दिया, टाइम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो सीधा सीधा मार्शल जी ने दिया, ठीक है। हिग्स के बारे में आए तो हिग्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इंडिफरेंस कर्व का दिया। पॉल स्वीजी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ओलिगोपोली मार्केट में किंग डिमांड कर्व का दिया। कुजनेट्स कर्व ने तो सिमोन कुजनेट ने तो कुजनेट्स कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था। आप कह रही बात ध्यान रखो, मार्शल इज द राइट आंसर इन दिस केस, ओके। क्या बोल रहा है? द प्योर मोनोपोलिस्ट, प्योर मोनोपोलिस्टिक मतलब मोनोपोलिस्टिक नहीं, मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली का मालिक, प्योर मोनोपोली है, प्योर इंडियन रेलवे मान लो एक तरीके से। इन द लॉन्ग रन कैन मेक प्योर प्रॉफिट ड्यू टू, अब ये जो प्योर मोनोपोली होती है लंबे समय में प्योर प्रॉफिट, लंबा प्रॉफिट कमाती रहती है। क्यों कमाती है? क्या जो मर्जी प्राइस चार्ज कर सकती है इस वजह से? नहीं 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 नहीं, देखो मोनोपोली की खास बात है, लंबे टाइम में धीरे धीरे उसका एवरेज खर्चा है ना वो कम हो जाता है, सामान बिकने लग जाता है, जो वो प्रोडक्शन कर रही है उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन है, लो एलएसी कॉस्ट लिखा हुआ है, लो एलएसी कॉस्ट, यही इसका आंसर है। आपको एक बात बताऊं, एक कॉन्सेप्ट आपको नेचुरल मोनोपोली का देखना है। एक नेचुरल मोनोपोली होती है, अब नेचुरल मोनोपोली वो नहीं जो नेचुरली बन गई, नेचुरल मोनोपोली वो होती है जिसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा कम होता रहता है। आप देखोगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना वो यू शेप्ड होता है ऐसा, लेकिन नेचुरल मोनोपोली का कम होता रहता है। और लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट जो प्योर होता है उसकी एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन की कम होती रहती है। ये एक डिफरेंट फीचर है, आपको ना पता हो तो इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर काफी बच्चों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहां से आइडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहां से रिलेटेड है भैया? भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में अगर बात करो तो देखो यहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पूरी बात की जाती है। एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन से रिलेटेड। एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है। आप इसकी बात ध्यान रखेंगे तो शॉर्ट रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 के साथ जाएंगे। लॉन्ग रन से इसका कोई रिश्ता नहीं है, और उसमें 3 स्टेज होती हैं। अब मैं लॉ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां पर आपको पता है ना कि एमटीपी कर रहे हैं, टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हारा पास पूरा प्लेलिस्ट के अंदर चाणक्य बैच है, आप वहां से रिवीजन ले सकते हो। अगला जी,
व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मैं बताऊंगा नहीं इसको, 4 प्रॉब्लम होती है तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और चौथे नंबर के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल द अबव आंसर रहेगा। 4 प्रॉब्लम होती है भाई, 3 यहां लिखी हुई है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अपना नाम लिखकर, ठीक है, मैं आइडिया लगाऊंगा आपसे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अमेरिका और जापान के एग्जांपल इसके मामले में लिए जाते हैं। तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसके अंदर पूछा है कि कौन सी डीमेरिट नहीं है, समझ रहे हो? पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट्स, यानी इंसानों के अधिकार से ज्यादा प्रॉपर्टी के अधिकार को ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसके अंदर मटेरियलिस्टिक होते हैं लोग, मार्केट की चल रही है, इंसानों के इतनी नहीं देखी जा रही, तो ये उसकी डीमेरिट है। पूछा है डीमेरिट कौन सी नहीं है, तो सीधा सीधा बता दो कि हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी होना तो भाई फायदा है, नुकसान थोड़ी है, तो 1 को टिक कर देंगे और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। दूसरा पढ़ा दिया वैसे ही, लेकिन ठीक लग रहा था मुझे इसलिए पढ़ा दिया। ओके, आगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमिक्स। सीधी बात बताऊं तो यहां पर आपको दिखेगा एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको, और इसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी बोलते हैं भाई, और इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट ठीक है यहां पर, और नाम भी पता लग गए। अगला, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्ग व्हेन। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कब स्ट्रॉन्ग होगा? अरे तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब 2 गुड्स सब्सटीट्यूट होंगे। सेकंड ऑप्शन सीधा लिखा, द गुड्स आर क्लोजर सब्सटीट्यूट्स। कई बार भी ऐसा आ जाता है ना, ये ठीक लग रहा है लेकिन आप देखो जरा ढंग से, और ऑप्शन भी अवेलेबल है। लिखा है देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड, यानी जब तुम सब्सटीट्यूट गुड पे शिफ्ट कर रहे हो, पेप्सी छोड़ के कोक पे आ रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, दोनों गुड्स क्लोज है, इसका मतलब भी यही है। या देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड, यानी पेप्सी से कोक पे आ रहे हो तो तुम्हें परेशानी यानी खर्चा भी नहीं आ रहा। तीनों बातें एक ही हैं, तो तीनों केस के अंदर मैं बोल सकता हूं यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हाई होगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो चौथे वाला ओके हो जाएगा। अगले पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कौन सा है? स्पेकुलेटिव गुड्स जैसे कि शेयर्स वगैरह, सट्टे बाजार वाली। कॉन्सिपिक्वस नेसेसिटीज, कॉन्सिपिक्वस का मतलब तो लग्जरी चीजें होता है, लेकिन कुछ लग्जरी चीजें हमारी नेसेसिटीज बन चुकी हैं जिनके बिना रह नहीं सकते। मोबाइल फोन हो गया, टीवी भी हो गया इनके, है ना। या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन है, ठीक है, तीनों के तीनों एक्सेप्शन है। और इनकम इफेक्ट है वो एक्सेप्शन नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम तीनों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आना चाहिए, नॉट द एक्सेप्शन, ठीक है जी। तो इनकम इफेक्ट एक्सेप्शन नहीं है, ये रीजन है। ओके, रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। एक्सेप्शन में तो फिर वेबलेन गुड्स भी आ जाएंगी, है ना, इमरजेंसी केस भी आ जाएगा, नेसेसरीज भी आ जाएंगी, कॉन्सिपिक्वस कंजम्पशन भी आ जाएगा नेसेसिटीज के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ द प्राइस ऑफ ए राइजेस बाय 10%, डिमांड फॉर बी इंक्रीज बाय 15%, तो क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी होगी भैया? क्रॉस इलास्टिसिटी एक्स और वाई ऐसे लिखता हूं मैं, लेकिन यहां ए और बी लिखा है ना, ए और बी दोनों गुड्स है। डिमांड का चेंज ऊपर लिखूंगा, डिमांड कितनी बदली है? डिमांड फॉर बी इंक्रीज बाय 15, वो ऊपर लिखते हैं। प्राइस का चेंज नीचे लिखते हैं। ए की प्राइस बदला 10% से, आंसर आ गया 1.5%, ठीक है जी। कहीं लिखा 1.5, यही लिखा, इसको ठीक कर देंगे। 1.5 मतलब आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आप जज कर सकते हो कि ये गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो गुड्स सब्स्टिट्यूट है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों गुड्स के बारे में निकाली जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर आंसर 0 है तो ये मानकर चलते हैं ना तो सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, अनरिलेटेड गुड्स है। क्वेश्चन ऐसा आया है तो पेपर में कुछ और भी आ सकता है इससे रिलेटेड, इसलिए एक्स्ट्रा बताना जरूरी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? पहले तो जान लो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। भैया तुम मार्केट में निकले हो पेन खरीदने, सोच रहे हो 15 का पेन मिल जाएगा,
यानी आपकी विलिंगनेस है 15 रुपए का पेन खरीदने की, लेकिन आपको वही पेन मिल गया 12 रुपए में, तो आपके मनी मन के अंदर, आपकी पॉकेट के अंदर 3 रुपए की बचत हो गई। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस की लिमिटेशन क्या है? सच्चाई में आप इसको ढंग से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई में हम हमेशा नहीं निकलते ना। यार 600 की जींस मिलेगी तो ठीक है, वो 550 की मिल गई तो बोलते हैं 50 का कंज्यूमर सरप्लस है। हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते कि 550 की मिल गई, 550 ही देना चाहता था मैं, कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं हुआ। तो ढंग से कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, लिखा है द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस जो तुम्हें किसी एक चीज से मिला है, डिराइव हुआ है, वो अफेक्ट हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स से। यानी तुम्हें अगर पेप्सी से कंज्यूमर सरप्लस मिला है तो तुम सोच सकते थे कि हाँ यार कोक ही कंज्यूम कर लेता, उससे और सब्स्टिट्यूट मिल सकता था आपको। तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। सब्स्टिट्यूट गुड से आपको फर्क पड़ता है, नहीं यार वो ले लूं, वो नहीं मिल रही तो दोनों इसकी लिमिटेशन है। बोथ वाला ऑप्शन ठीक कर देंगे, थर्ड के साथ जाएंगे, थर्ड ही दो के आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे बढ़ते बढ़ते बताया हूं कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कैसे करते हैं। ये एरिया डिमांड कर्व और ये प्राइस लाइन, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो एरिया अबव प्राइस लाइन एंड बिलो डिमांड कर्व इज द कंज्यूमर सरप्लस। ये ट्राइंगल के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो कंज्यूमर सरप्लस होगी। ज्योमेट्रिकली आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड ये आप पढ़ते हो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के चैप्टर में। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स की आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, है ना, हर एक फैक्टर की पढ़ते हो। तो वहां पर पूछा यहां पर कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो जी, लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है, सच्ची बात है। पैसिव फैक्टर वो होता है जिसपे काम करने से काम होगा। लैंड पड़े पड़े अपने आप काम नहीं कर देगी। लैंड एक्टिव फैक्टर नहीं है, एक्टिव नहीं है कि खुद ही का। लेबर जो है एक्टिव है, खुद काम करता है, इसको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लैंड है जो वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, चौथे नंबर के ऑप्शन को लिमिटेशन बनाएंगे। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। और ये क्वेश्चन करते ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है भैया? अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती है, और जो खर्चे तुम अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल देते हैं। सीधी सीधी बात, नो बकवास, समझ रहे हो। तो यहां पर आपका 1/4 पेपर कवर अप हो चुका है 25 क्वेश्चन के साथ। मजा आ रहा है? मजे आने चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो पानी पी सकते हैं, है ना भाई। देखो, आप जब भी ये क्वेश्चन करने बैठे हो तो डेडिकेटली बैठना। एक बार के अंदर 100 के 100 क्वेश्चन कर लेना। एक बार के अंदर 100 के 100 क्वेश्चन करोगे तो ही इस चीज का फायदा होगा ज्यादा। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि 60 क्वेश्चन एक बार कर लिए, 40 एक बार कर लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। बोल रहा है द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी क्या होता है। देखो जी, आपकी बुक में ये बनाई टीवीसी और ये बनाई टीसी, ऐसे भी बना रखी है, और ये बना रखी है टीवीसी और ये बना रखी है टीसी। इनका वर्टिकल डिफरेंस बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनके बीच में जो ये डिफरेंस है ना, ये वाला हरे रंग से जो मैंने किया है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है भैया? ये डिफरेंस टीएफसी कहलाता है। टीएफसी, टीएफसी देख लो ना, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है वैसे भी, है ना। इनका डिफरेंस निकाल देना इधर से जरा। टीसी और टीवीसी का डिफरेंस, मतलब टीवीसी को उधर ले जाओ, टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू क्या आएगा? टीएफसी आएगा। आ गया? कोई नहीं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये लिखा हुआ, शॉर्ट में टीएफसी बोलते हैं इसको। थर्ड वाला टिक करो, आगे बढ़ो। एमटीपी करने का फायदा भी उसको है जिसने कुछ हद तक कुछ कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं। अपने दोस्तों को जरूर बता दो कि भाई एमटीपी आ गया है, लव सर ने यहां पर सॉल्व करा दिया है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर तुम्हारी वजह से किसी की हेल्प हो रही है तो कुछ नहीं जा रहा यार, हेल्प कर दो किसी की भी, है ना। बाकी तुम्हारा डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तुम कमेंट सेक्शन में लिखो उसको, है ना। बाकी तुम्हारा काम कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। मार्केट की जो क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे की है? अरे बहुत सारे बेसिस पे की है हमने। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी पढ़ी है, टाइम के हिसाब से भी, और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए चैप्टर की डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहां सॉल्व होता है। अगला, हाउ डू मोनोपोली अराइज। मोनोपोली कैसे बनी, यानी कोई धंधा ऐसा कैसे बन गया कि एक ही बंदा इसको चलाएगा?
इसमें चक्कर होते हैं, पेटेंट राइट दे देती है कभी कभी। मतलब तुमने कोई ऐसी इन्वेंशन कर ली जो किसी और ने नहीं की, तुम सरकार के पास जाओ, पेटेंट राइट ले लो, अब बोलो कि कोई नहीं बना सकता इसको, तो तुम्हारी मोनोपोली। कभी कभी सरकार लाइसेंस दे देती है, जैसे कि हमारे यहां पर टाटा कंपनी बिजली बांट रही है, तो टाटा की मोनोपोली है बिजली बांटने की, टीपीडीडीएल। कहीं पर बीएसईएस रिलायंस कंपनी बिजली बांट रही है, तो मोनोपोली है उस पर्टिकुलर एरिया की, वहां पर गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है कि तू ही करेगा, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई और करेगा तो सजा मिलेगी, कुछ और कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोनोपोली दे रखी है। कभी कभी मान लो इसके पास स्पेशल चीज है, इसके पास स्पेशल चीज है, इसके पास स्पेशल चीज है, ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, उसको कार्टेल बोलते हैं, वो भी मोनोपोली बना लेता है। मिल जाते हैं ना, ओपेक एक कार्टेल का बड़ा एग्जांपल है। तो कुछ है ऐसा कि रिसोर्स ऐसे हैं जो किसी के पास नहीं, तुम्हारे पास है तो तुम मोनोपोली बना लोगे। तो यहां पर ऑप्शन लिखा है मोनोपोली कैसे बनी, तो पहला स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर अच्छा कंट्रोल है आपका, या फिर गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल अ गुड और सर्विस, जैसे टाटा को मैं बोल रहा हूं बिजली बेच रही है हमारे इलाके में, या stringent legal and regulatory requirements effectively discourage entry of new firm without being specifically prohibited। यानी सरकार खुद बोल रही है मैं ही करूंगी, कोई और नहीं करेगा। जैसे इंडियन रेलवे, सरकार बोल रही है जिस पटरी पे हमारी रेल चलती है कोई और नहीं चल सकती, तो सरकार की मोनोपोली हो गई है। दिस इज शॉर्ट गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली हो सकता है। तीनों मोनोपोली बनने के कारण है, चौथे वाला ऑप्शन हो जाएगा। और भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कार्टेल नहीं लिखा यहां पर, पेटेंट राइट नहीं लिखा यहां पर, खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आ गया, मतलब ये रीजन थे तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, ट्रेड ऑफ का मतलब पहले समझो, इसका मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिमरन ऐसा होता है, मतलब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, तो ये ट्रेड ऑफ हो रहा है, कुछ लोगे तो कुछ दोगे, तो ट्रेड ऑफ हो रहा है। ट्रेड ऑफ का मतलब कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, है ना। तो बेसिकली किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। तो यहां पर ट्रेड ऑफ का एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब किस किस चीज में ट्रेड ऑफ है। टेकिंग अ नैप, नींद में ट्रेड ऑफ है, नींद सो रहे हो, ट्रेड ऑफ है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी पढ़ाई, उसका सेक्रीफाइस हो रहा है। गोइंग टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या वेस्ट कर रहे हो, बुरा लगेगा, फन भी तो हो सकता है, फन भी जरूरी है, ठीक है। वॉचिंग अ फुटबॉल गेम ऑन सैटरडे आफ्टरनून, कभी भी फुटबॉल गेम खेल लो, कुछ भी देख रहे हो, उसकी जगह तुम कुछ और भी कर सकते थे, पढ़ नहीं रहे, वो ट्रेड ऑफ हो रहा है। तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ही हो रहा है जिंदगी में, कुछ भी कर रहे हो तो हर चीज में यहां पर ट्रेड ऑफ है। तो चौथा नंबर यहां पर टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोलता है, द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू सब्स्टिट्यूट्स विल बी। भैया इंडिफरेंस कर्व दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, टच भी कर देगा यहां पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ऐसा होगा एल शेप्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए है। और नॉर्मली जब ना सब्स्टिट्यूट हो ना कॉम्प्लीमेंट्री हो, इंडिफरेंस कर्व वैसा होता है। तो इस केस में ये वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा, वन वाला। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्वीजी मॉडल, स्वीजी का पूरा नाम था पॉल स्वीजी मॉडल, इज रिलेटेड टू विच मार्केट फॉर्म। इन्होंने किंग डिमांड कर्व दिया था, किंग डिमांड वक्र, हिंदी में वक्र, इंग्लिश में कर्व, ऐसे बोलते हैं। ये ज्यादा इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक, ये प्राइस रिजिडिटी वाला पॉइंट है, यहां प्राइस रख लो। इसके ऊपर प्राइस कर दिया अगर आपने तो डिमांड आपकी ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी, अगर इससे नीचे प्राइस करोगे तो डिमांड आपकी कम इलास्टिक रहेगी। तो ये लेस इलास्टिक रीजन है, ये मोर इलास्टिक रीजन है। इतनी डेप्थ में मत जाओ। क्वेश्चन पूछा है, किंग का मॉडल किसने दिया था, पॉल स्वीजी ने, कौन सी मार्केट के लिए, ओलिगोपोली के। मैं बीच बीच में ऐसी बात कर चुका था तो आपको आइडिया हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा। नहीं, थोड़ा फन जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है, मौज बहार जरूरी है यार, उस्तादगिरी जरूरी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं पूरा साथ दे रहा हूं तुम्हारा। बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के किल करेंगे, किल, पूरे नंबर लाएंगे। आगे बढ़ो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी प्राइस का भेदभाव, कैन नॉट परसिस्ट अंडर विच मार्केट फॉर्म, कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में प्राइस का भेदभाव नहीं हो सकता, जहां पर प्राइस कांस्टेंट रहता है। किसमें रहता है, परफेक्ट कंपटीशन वा में। भाई पहला ऑप्शन गिवन है, परफेक्ट कंपटीशन वा, सीधी सी बात है। बाकी हर जगह छोटी मोटी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलती है, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो होती है मोनोपोली में, ठीक है। लेकिन यहां तो होती नहीं है। आगे बढ़ो जी, क्या लिखा है, इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, कितनी स्टेजेस हैं
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितनी स्टेज है भाई? 1 3 5, क्या 3 स्टेज है। 2 वाले ऑप्शन को ठीक करेंगे। कौन सी? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। 3 स्टेज है, 3। इसमें एमपी राइज करता है, इसमें एमपी फॉल करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, इसमें एमपी फॉल करके नेगेटिव हो जाता है। तो एमपी के ऊपर नाम रखे हुए मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर। खैर डेप्थ में नहीं, सीधा क्वेश्चन ही पूछा था तो क्वेश्चन क्रैक करना था। इतना आसान लेवल का क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है। देखो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसका तरीका समझना जरा। कभी कभी ना स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तुम्हें बड़े मुश्किल दे देगा, डीमोरलाइज करने की कोशिश करेगा, फिर इजी आ जाएंगे। कभी कभी स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन वो दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे कुछ कुछ एंड से स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। बड़े मुश्किल दे देगा, डरना नहीं है। जो मुश्किल क्वेश्चन लगे उनको भी होल्ड पे रखो, जो आसान लग रहे हैं क्रैक करते जाओ। यहां पर आपका 1/3 पेपर क्रैक हो गया, समझ रहे हो। अगले पे आते हैं, लिखा है एट द स्टेज व्हेन नेगेटिव रिटर्न सेट। जब नेगेटिव रिटर्न होता है तो कौन सी स्टेज होती है? कौन सी स्टेज पर? भाई एमपी जब नेगेटिव होता है वो नेगेटिव रिटर्न होता है, पीछे लिख दिया था। अगले बढ़ते हैं। मिनिमम अश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स टू परचेज देयर आउटपुट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। सरकार ने गारंटी ली है कि तुम्हें, फार्मर को बोला कि तुम्हें कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे, उसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ सपोर्ट प्राइस, इसको ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइस तो वो होता है ना जहां डिमांड सप्लाई बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी फॉर लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स देखो, इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी तो गुड्स को लग्जरी बोला जाएगा। अगर 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी तो नॉर्मल बोला जाएगा। अगर 0 से कम यानी नेगेटिव है तो उसको इंफीरियर गुड्स बोला जाएगा। तो यहां पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 लग्जरी गुड्स के लिए होती है, ये ओके। बाकी तुमने मेरी बात सुन ली। अगला, यूनिक सप्लाई कर्व इन मोनोपोली इज नॉट ड्यू टू, इन मोनोपोली इज नॉट ड्यू टू, मोनोपोली का यूनिक सप्लाई कर्व क्या लिखा है? इज, इन मोनोपोली इज नॉट, ये नहीं आना चाहिए। मोनोपोली का यूनिक सप्लाई कर्व होता है, बिल्कुल होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? ये कंडीशन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये होता है जी तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन। ये कहीं नहीं होती, ये लॉस है। ये वाली कंडीशन होती है प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, प्राइस की भेदभावगिरी होती है, इसलिए कोई स्पेशल सप्लाई कर्व की बात करते हैं। यहां पर इसको टिक कर देंगे, बस इतना ही जानेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फंसोगे कॉन्सेप्ट के अंदर। इतना जान लिया, क्वेश्चन सॉल्व। मैं जहां तुम्हें डेप्थ में ले जा रहा हूं वहां जाओ, क्योंकि वहां से और क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। इसको तुम्हें समझा दूं मैं अंदर तक, क्वेश्चन आएगा नहीं, फर्क नहीं। इतना किया, आगे बढ़ो। अगला, AR इज डिफरेंट फ्रॉम MR अंडर विच फॉर्म ऑफ मार्केट। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, उसको प्राइस भी बोलते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन में MR के बराबर होता है, AR और MR बराबर होते हैं। लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR MR से ज्यादा होता है, तो इन दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, मोनोपोली भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी। चौथे के साथ जाएंगे, आगे बढ़ो जी। इन मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी? भैया देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होती है जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। यहां पर मोनोपोली के अंदर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है फीचर, यानी यहां पर जो सामान बेचा जाता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, 2 सामान भी बेचे जाते हैं, तो 0 होगी यहां पर। अगले बढ़ते हैं। इनोवेशन थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय हुम? शूम्पीटर। बोल बोल के थक गया। एक क्लास, अगर मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर एक ऐसी क्लास लेकर आऊं छोटी सी, जिसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम हो, उन्होंने क्या क्या कहा है वो स्टेटमेंट लिखी जाए, उससे 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं, वो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो ही मैं लेकर आऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके जी, आगे बढ़ो। जब जब इनोवेशन आए तो सोचना शूम्पीटर की बात हो रही है। क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 इज एन एग्जांपल ऑफ। भैया तुम्हारी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2000 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बबल बर्स्ट हो गया था। इसको .com बबल भी बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लो की बहुत सारी कंपनीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया था, वो कंपनी चली नहीं, सबका पैसा डूब गया। दैट इज एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल 2008 का रिसेशन भी बिजनेस साइकिल का एग्जांपल है, ठीक है। 1930s का अमेरिकन रिसेशन भी बिजनेस साइकिल का एग्जांपल है, ठीक है। वो सब एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट कार्टल्स कैन बी फॉर्म्ड? कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में कार्टल बन सकते हैं? भैया मोनोपोली में बन सकते हैं, ओलिगोपोली में बन सकते हैं,
दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन यहां पर दोनों आगे तो फिर किसका आंसर लिखेंगे? ओलिगोपोली का लिखेंगे, क्योंकि ओलिगोपोली में बन के भी रहेंगे, मोनोपोली में वो बन के एक ही कंपनी बन जाएंगे, मोनोपोली बन जाएंगे। इसलिए दोनों आए तो ये ठीक, अगर ये नहीं होता तो मैं मोनोपोली को ठीक करवा देता। समझे? आगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी आर्किटेक्ट वॉज, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये बच्चों वही फिर मैं बोल रहा हूं कि आएगा क्वेश्चन की किसी इकोनॉमिस्ट ने क्या दिया, तो चैम्बरलिन यहां पर थ्योरी दी थी इन्होंने, इस बारे में ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2-3, आप कमेंट करो यार, मतलब डिमांड जनरेट करो, सप्लाई मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं ना तुम्हारी हेल्प भाई, साथ दूंगा पूरा। मन कर रहा है चश्मा पहन लूं, एक आधा क्वेश्चन थारे को चश्मा पहन कर करा दूं भाई। नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। स्नोब इफेक्ट, शाना बंदा जो होता है वो स्नोब इफेक्ट दिखाता है। स्नोब इफेक्ट से रिलेटेड कौन सी लाइन है? यहां पर लिखा है इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, या इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, या दोनों, या कोई भी नहीं। देखो प्राइस से कोई वास्ता नहीं, अभी दोनों बनेंगे नहीं, फिर ये गलत हो गया। तो जो दूसरे कंज्यूम करते हैं ना, मैं उनको छोड़कर कुछ नया लेकर आ रहा हूं, तो मेरे ऊपर स्नोब इफेक्ट आ गया, यानी दूसरों से हटके, दूसरों से रिलेटेड है, मतलब अदर से रिलेटेड है। जो दूसरे करेंगे मैं वो नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर स्नोब इफेक्ट है। जो दूसरे करेंगे वही मैं करूंगा, तो वो बैंड वैगन इफेक्ट है ना। तो यह स्नोब इफेक्ट में फर्स्ट वाला आंसर हो गया है। आगे बढ़ जाओ। द रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड वाई, ऐसा रेट जिस पर कंज्यूमर रेडी है एक्स और वाई को एक्सचेंज करने के लिए, उस रेट को क्या बोलते हैं? दिस इज योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली एक्सचेंज कर रहा है तो एमआरएस है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये ध्यान रख लेना। अगला, अच्छा टिक तो करा दो इसको, 1 तो लिख दो। अगला, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज व्हेन बिजनेस साइकिल इज ऑपरेटिंग एट, भैया अब देखो ये 2 क्वेश्चन है। पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज का क्वेश्चन हमने पीक लिख दिया था, अब लिखेंगे इसका आंसर एक्सपेंडिंग, क्योंकि यहां लिखा है ऑपरेटिंग एट, समझ रहे हो? ऑपरेटिंग एट मतलब उस पे ऑपरेट कर रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, राइट। अगले पे आते हैं। सप्लाई एंड स्टॉक आर डैश, सप्लाई एंड स्टॉक क्या है? दोनों के दोनों सेम है या अलग है? भैया देखो, सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, डिमांड भी जो है वो, सॉरी सप्लाई जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है, डिमांड भी जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो सप्लाई और स्टॉक दोनों अलग चीज हो गई। और वैसे भी स्टॉक का मतलब यहां पर दूसरा है। मान लो तुम्हारी दुकान पे 100 किलो आलू रखे हैं, लेकिन तुम बेचना चाहते हो 80 किलो, तो 100 किलो स्टॉक हो गई है, जितना बेचना चाहते हो वो सप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है ना। लेकिन जितना बिकेगा, मान लो 70 किलो बिका है, तो वो सेल हो गई, तो सेल भी अलग ही होता है, तीनों चीजें अलग है, तो ये डिफरेंट है। ओके जी, अगले पे चलते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में कौन सा टर्न आ रहा है उसको बताने के लिए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन से हैं? देखो जी, बिजनेस साइकिल में क्या चल रहा है साथ के साथ बताने वाले इंडिकेटर कॉन्करेंट इंडिकेटर है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। जो पीछे की बात बताते, पीछे क्या हुआ था वो लैगिंग है, जो फ्यूचर के बारे में बताया वो लीडिंग है। कुछ ना कुछ बताने वाले इंडिकेटर नहीं है, तीनों के तीनों इकोनॉमिक कंडीशन। तो ऑल ऑफ दीज हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारे पास 4 है। फेयरनेस टू टैक्स, इंसिडेंस टू टैक्स, इफेक्ट ऑन इंसेंटिव्स टू वर्क, या नन ऑफ दीज। ये एक मात्र क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं, फिर मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दूंगा। आप इसका मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या होगा, सही क्या लगता है आपको, क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको इसका आंसर, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे मुझे आपकी क्रिएटिविटी पता लगेगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करूंगा उसमें आधा आपका पेपर खत्म हो जाएगा। क्या बोला? फॉर गिफिन गुड एंजल कर्व कैसा होगा? भाई गिफिन गुड वो होती है जिसका इनकम से नेगेटिव रिलेशन होता है, इंफीरियर की तरह, लेकिन नॉर्मल और प्राइस से इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस वाली तो बात ही नहीं कर रहे, एंजल कर्व में बात होती है इनकम वाली। इनकम से नेगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ऐसा नेगेटिव स्लोप्ड एंजल कर्व। तो ये लिखा नेगेटिवली स्लोप्ड एंजल कर्व आपका यहां बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राजा। तो खट खटाखट खट, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्रैक हो गया। इसी के साथ दोस्तों आपने आधा पेपर कर दिया। आधा पेपर करने में खुशी आती है नहीं आती है? आती है ना। तो अब हम आधा पेपर करके गिलास पानी पी लो। पी लो, क्या हो गया? मैं थोड़ा सा पी लूं पानी, पी लेता हूं भाई, देख रहे हो।
50 क्वेश्चन हो गए बिजनेस इकोनॉमिक्स के, 10 क्वेश्चन हो रहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के, और फिर तुम्हारे सामने पेश की जाएगी बीसी के, समझे? तो आधा पेपर भी आपका सॉल्व हो गया है, आपको आइडिया भी हो गया होगा। अभी तक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक्साइटमेंट होगी कि सर जो पीछे क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन या फिर आंसर लिखे होते हैं, तो ये जो पूरे 100 क्वेश्चन के नोट्स हैं हमें मिलेंगे कहां? भाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिला होगा टेलीग्राम चैनल का, वो पिन पे सबसे ऊपर ही है, आप उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और बहुत सारी दूसरी सुविधा भी है जो टेलीग्राम चैनल पे सीए वाला प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं फिर अपनी कॉन्टिन्यूटी के अंदर। एक बार थोड़ा सा चश्मा भी पहन लूं, थोड़ा करंट भी आ जाना चाहिए, आधा पेपर हो गया भाई, नहीं? चलो जी, इस चश्मे को पीछे डाल देता हूं, वापस इतनी हवा करना ज्यादा जरूरी है नहीं, थोड़ा जब तक मजाक ना हो तब तक क्लास में करंट नहीं आता, नहीं कोई बात नहीं। तो भैया अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है राजा, इफ द मोनोपोलिस्ट इंकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन क्या होगा? देखो जी, यहां पर क्वेश्चन मोनोपोलिस्ट से रिलेटेड नहीं, जनरल बताऊंगा। मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली का मालिक, चाहे मोनोपोली हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपोली की बात नहीं करूंगा। इन तीनों में शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, लॉस भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी और अब नॉर्मल प्रॉफिट भी। लेकिन लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, और मोनोपोली को ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। यहां पर बोला गया है शॉर्ट रन में लॉस है, शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? बेसिकली प्रॉफिट ही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन देखो, इट विल स्टे इन द बिजनेस, ऑप्शन अजीब है, मतलब बिजनेस में रहेगी है, रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, मर्जी है। गो आउट ऑफ बिजनेस, शुरू में लॉस है तो मतलब कुछ भी हो सकता है, बिजनेस से जा भी सकती है, या ब्रेक इवन पर रहेगी। ब्रेक इवन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के पास जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर हो एक दूसरे के, या एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। इस हिसाब से यहां पर अगर मेरे को मिलता कि अब नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी तो मैं उसको ठीक करता, समझ रहे हो। लेकिन जिस हिसाब का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 4 को ठीक माना जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के आपने आंसर में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आप मेरी बात सुनो ना, देखो जी, जब अब एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट में अगर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है ना, तो बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो, एवरेज टोटल कॉस्ट कम है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर प्राइस कम है, एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो बोल देते हैं ना कि यहां पर लॉस हो रहा है। और जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो दिस इज द शट डाउन पॉइंट। दीज आर बेसिक अदर थिंग्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए। खैर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। आओ जी, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज के बीच में क्या रैपिड? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक देश का विदेशी कंट्रीज से जुड़ना, जुड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन, या व्यापारिक संबंध बनाना, ट्रेड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, और एक दूसरे को अलाउ करना, एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, ऐसे संबंधों को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या है? ये कंपटीशन है, या इन्वेस्टमेंट है, या इंटीग्रेशन है, या नन ऑफ दीज? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है, इसमें सब कुछ ही मिल जाएगा। इंटीग्रेशन इज द गुड वर्ड। ओके, अगले पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड चेंजेस इन इट्स क्या? भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला नहीं होता, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई का किससे रेस्पॉन्स? प्राइस से रेस्पॉन्स। प्राइस कहां है? ये रहा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। मोनोप्सोनी मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट व्हेन कंबाइंड इज कॉल्ड। मोनोप्सोनी और मोनोपोली को कंबाइन कर दो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? मोनोप्सोनी क्या होती है? मोनोप्सोनी वो मार्केट होती है जिसके अंदर एक सिंगल बायर होता है। आपके पास बायर सिंगल है, सेलर कितने भी हों, ठीक है। जैसे रेलवे है, रेलवे के इंजन जो बनते हैं इंडिया के अंदर बात करूं तो वो इंडियन गवर्नमेंट ही उसकी बायर है, और कोई रेल चला नहीं सकता तो कोई बाय कर भी नहीं सकता। बनाने वाली कंपनी बहुत सारी होंगी, तो वो मोनोपोली है। मोनोपोली क्या होती है? जिसमें बेचने वाला एक ही बंदा हो। तो जहां पर बेचने वाला भी एक हो और खरीदने वाला भी एक हो, वो मोनोपोली और मोनोपोली दोनों का कंबाइंड वर्जन हो जाएगा, उसको बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली। तो क्या बोलते हैं यहां पर? बायलेटरल मनी मार्केट नहीं बोलते, बायलेटरल मोनोपोली इसको बोल दो। बायलेटरल मोनोपोली सही शब्द में ये आएगा, ठीक है ना। चौथे वाले के साथ टिक कर देंगे, ओके रिपोर्ट, चलेंगे आगे। बाकी सब ऑप्शन बकवास है।
अगला कंज्यूमर अंडर इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, कंज्यूमर की इनकम इफेक्ट की बात करें। देखो इनकम से रिश्ता डिमांड का इनकम इफेक्ट कहलाता है। अब कभी कभी है ना कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा होता है यार इनकम इफेक्ट, लेकिन ऑप्शन है ना उसको जचने नहीं देते, मतलब मैच नहीं कर रहे होते सही उससे, तो हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा सूट हो रहा है। तो देखते हैं कंज्यूमर अंडर इनकम इफेक्ट ऑलवेज परचेज हायर क्वांटिटीज ऑफ बोथ कमोडिटीज। मान लो वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो इनकम इफेक्ट के हिसाब से वो दोनों गुड्स को ज्यादा खरीदेगा। अरे जरूरी नहीं है दोनों को ज्यादा खरीदेगा, क्या पता इंफीरियर हुई तो कोई उसको तो कम खरीदेगा, ठीक है। या मूव्स टू हायर और लोअर इंडिफरेंस कर्व। हाँ इंडिफरेंस कर्व की जहां तक बात आएगी तो इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं देख रहे, उससे उसका इंडिफरेंस कर्व ऊपर और नीचे शिफ्ट हो सकता है। अगर वो उसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है तो आगे वाले मूव कर जाएगा, कम प्रेफर कर रहा है तो नीचे वाले मूव कर जाएगा। इनकम इफेक्ट मतलब इनकम के बढ़ने की वजह से या इनकम के कम होने की वजह से क्या इफेक्ट होगा। तो सेकंड वाला यहां पर ओके रिपोर्ट है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इसको सही मानो, आगे बढ़ते हैं। तो विच इज नॉट द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस साइकिल का। बिजनेस साइकिल के कुछ इंटरनल कोज होंगे, कुछ एक्सटर्नल कोज होंगे। एक्सटर्नल पूछा है यहां पर, समझ लो। एक्सटर्नल मतलब एक तरीके से मान लो कि ये बिजनेस के हाथ में नहीं है, मतलब आउटर एक्टिविटीज है कोई, तो जैसे कि टेक्नोलॉजी बिजनेस की होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी बिजनेस के हाथ में वैसे तो नहीं है। एक टेक्नोलॉजिकल शॉक होता है, तो टेक्नोलॉजी तो दोनों ही ये वाले सेम पॉइंट हो गए, तो क्रॉस ही है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ और मनी सप्लाई दोनों बिजनेस के हाथ में नहीं है, लेकिन ये समझने का एक्चुअली सही क्राइटेरिया नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ तो अलग ही डिफरेंट मैटर हो गया, मनी सप्लाई से आपका बिजनेस साइकिल में अप डाउन हो जाएगा, यानी मनी सप्लाई अगर ज्यादा कर दोगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लग जाएगी, तो एक्सपेंशन का दौर आ जाएगा, समझ रहे हो। इस चीज को मैं 1 सेकंड के अंदर ठीक कर देता हूं, टेंशन मत लो आप, आपकी क्लास चालू रहेगी, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। ये लो जी ओके रिपोर्ट हो गया, ये भी गायब। तो यहां पर मनी सप्लाई को ठीक करना है, आपने जरा ध्यान से देखना। अगर लग रहा है तुम्हें किसी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपको प्रॉब्लम है कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के नाम पर, और वहीं पर ये क्वेश्चन जिस चीज में तुम्हें डाउट होगा ना कि सर इस क्वेश्चन को और डेप्थ में बता दो, तो आप सिर्फ क्वेश्चन लिख देना कमेंट में, क्वेश्चन नंबर दिस, बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वो सब क्वेश्चन डेप्थ में करा दूंगा फिर, ठीक है। अभी तो एमटीपी सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आगे, विच इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की फीचर कौन सी है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जी हाँ होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, हाँ, होमोजीनियस नहीं होते, यहां पर हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। फ्रीडम भी होती है एंट्री एग्जिट की, हाँ, तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव का चौथा ऑप्शन है खटाक। अगला, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, दिस इज द ऑप्शन, ठीक है, इजी है। स्टॉक एक्सचेंज किसका एग्जांपल है? 4 बातें लिखी हुई हैं, क्या ये फॉरवर्ड मार्केट है, रेगुलेटेड स्पॉट मार्केट है? खैर ये तो शेयर मार्केट के अंदर 2 टाइप होते हैं, फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट, ठीक है। ये रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है? जिसका कोई रेगुलेटर हो, जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी, इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर आईआरडीआई, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर आरबीआई, ये सब रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एंट्री एग्जिट की कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में होता है, इसमें नहीं होता, तो इसको ठीक कर देंगे भैया, ठीक है। 40 क्वेश्चन बचे हैं, अब बीसीके के लिए तैयार हो जाओ। एक बारी जरा पानी की एक घूंट मैं भी ले लूं, है ना। चालू करते हैं उस्ताद। डन है, ओके रिपोर्ट है, और फिर वापस से चश्मा पहन लेता हूं। बीसीके के 40 क्वेश्चन देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर हैं, बीसीके में 6 चैप्टर हैं। बीसीके का हर एक चैप्टर लगभग 6 से 7 नंबर का, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर की अलग अलग वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों मिला के 21 से 24 मार्क्स, यानी 1/4 सिलेबस लगभग इनका आ रहा है, समझे, ये ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या लिखा है? अ कंपनी विच मे बी क्रिएटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कॉल्ड। यानी ऐसी कंपनी जिनका कोई कार्यवाही नहीं चल रही, बेसिकली लिखा हुआ है कामकाज बंद कर दिए हैं,
इन कंपनीज को आजकल पता लगाने का तरीका भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर पता लगा लेते हैं कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। जो कंपनी अपना टैक्स भी भरना बंद कर दिया है, फ्यूचर के प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, सब खत्म कर दिया है इसने, काम करना ही बंद कर दिया एक तरीके से, उन कंपनीज को बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। इंपॉर्टेंट है भैया ये, चाहे आपने किया हो या ना किया हो, इस बात को सोचते हुए चलना। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। लाइनें लिखी हुई है, गलत कौन सी है, नीचे से शुरू करता हूं, ठीक है। रिलायंस जियो एज कॉम्पिटिटर ऑफ बीएसएनएल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। रिलायंस जियो बिजनेस बीएसएनएल का कॉम्पिटिटर है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है? नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया भैया, इसको काटा मारो, यही गलत है ना, गलती तो पूछी थी, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंड ट्रांसफर इन बैंक्स। बैंक में जब फंड ट्रांसफर करते हैं तो हम आईएमपीएस करते हैं, यूपीआई करते हैं, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, आईएफएससी भी उससे रिलेटेड है, लेकिन सीआरआर और एसएलआर का कोई लेन देन नहीं है। सीआरआर तो वो अमाउंट होता है जो बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का आरबीआई को दे देता है, एसएलआर वो होता है जो टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, ठीक है। आईएफएससी कोड होता है, बेसिकली लेन देन तो इसका भी नहीं है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करोगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, यानी बैंक के डिटेल की जरूरत पड़ जाती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब किससे नहीं है, डी कंट्रोल करना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना। तो डी कंट्रोल करोगे, किसी के ऊपर से अपना कंट्रोल हटाओगे तो आप उसको लिबरलाइज कर रहे हो ना, दैट इज नाइस, ये लिबरलाइजेशन है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि बीएसएनएल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इसका कोई हिस्सा तुम मार्केट में बेच रहे हो, तो भाई ये प्राइवेटाइजेशन है। और जब तुम्हें पता लग गया ये प्राइवेटाइजेशन है तो आगे के ऑप्शन में क्यों देखूं, समझ रहे हो। तो 2 ही सही आंसर है, यही लिबरलाइजेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हाई बेटा वैल्यू स्टॉक्स आर, देखो बेटा वैल्यू करते हो ना, बेटा वैल्यू क्या होता है, बेटा एक इंडिकेटर होता है जो किसी स्टॉक प्राइस और शेयर मार्केट के बीच में रिश्ते को बताता है। अगर बेटा वैल्यू हाई है तो इसका मतलब कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, हाईली वोलाटाइल है, ठीक है। अगर बेटा वैल्यू कम है, यानी बेटा अपने आप में एक इंडिकेटर हो गया, ऐसा चीज जिसको देखकर तुम आइडिया लगा लेते हो, ये अगर वहां है तो मार्केट में ये चल रहा होगा, है ना। तो हाई वैल्यू है बेटा की तो मोर वोलाटाइल भी है। शार्क टैंक का शो देखता हूं ना, वहां पर भी बेटा जैसे वर्ड यूज करते हैं, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, लिखा है द विजन बी अ मॉडल कॉर्पोरेट एंटाइटी विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी कॉर्पोरेट एंटाइटी होना जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमिटेड हो टू इमर्जिंग लाइव्स थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिलोंग्स टू। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली लाइन किस कंपनी ने अपना विजन में रखी थी। विजन का क्वेश्चन वैसे बहुत कम क्रिएट होता है, लेकिन यहां कर दिया तो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 3 बीसीके में पढ़ना है। तो यहां पर बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, ये इसका सही आंसर है, ठीक है जी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 4 लाइन है, गलत कौन सी है, नीचे से पढ़ना शुरू करता हूं। इन बुलिश मार्केट द इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, पिगू बोलते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। बुलिश मार्केट जब मतलब मार्केट ऊपर जा रही है तो लोग आशावादी हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सही है। इन बियरिश मार्केट द इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्ट, नहीं ऑप्टिमिस्ट तो बुलिश में होते हैं, बियरिश मतलब जब मार्केट नीचे जा रही है तो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि मार्केट खराब चल रही है, तो यहाँ पेसिमिस्ट हो जाते हैं। तो तीसरे वाला ये, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स कौन सा नहीं है एनवायरमेंट का, 4 रेस्पॉन्स दिए हुए हैं आपको, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, कंपेटिटिव, कलेक्टिव और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक नहीं है एनवायरमेंट के लिए, दिस वन इज करेक्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। देख रहे हो क्या आ रहा है, रेगुलेटरी मतलब नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कौन क्या नहीं है। रेगुलेशन के बारे में अभी बताया था मैंने, जैसे कि आरबीआई वगैरह, सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर, ये कुछ नहीं है एआरसी। चलो जी 1 वाला ओके कर दिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोहिबिटेड अंडर एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में नहीं हो सकती, किस पे बैन लगा हुआ है, प्रोहिबिट करने का मतलब बैन, तो भैया एटम बम, एटॉमिक एनर्जी पे बैन लगा हुआ है, साफ सीधी बात है। बहुत सारे एग्जांपल और दिए हुए हैं आपको, लेकिन ये मेन है तो ये पूछ लिया आपसे। अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्स टू मैक्स कितने मेंबर हो सकते हैं, 200,
ठीक है, इसकी कंफ्यूजन मैं आपकी बहुत सारी दूर करता हूं। पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप में गूगल देख के करोगे तो लिखा आएगा 50, लेकिन बुक में देखोगे तो लिखा आएगा सही 100 करना है आपको पार्टनरशिप में, क्योंकि लॉ में अभी 50 चल रहा है, लेकिन लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन 100 तक का हो सकता है, तो 100 ही सही आंसर है। और एलएलपी में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनर? उसमें तो कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चलो जी, लिखा है विच बैंक प्रोवाइड द डिजिटल सर्विस पेज ऐप। पेज ऐप मैं भी यूज कर रहा था काफी टाइम पहले, एचडीएफसी की थी, एचडीएफसी की। एक चिल्लड़ ऐप भी है इसकी, चिल्लड़ भी ध्यान रखना, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया संपूर्ण बैच के अंदर जब ये क्वेश्चन कराए तो वहां पर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताए हुए थे वो एमटीपी के अंदर हैं। अगला, इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस डैश, कि इसका मतलब कि दो बिजनेस को ओनरशिप हो गए, ठीक है ना, मतलब दोनों मालिक हो गए। किसको बोलते दोनों मालिक? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, ये अकेला बंदा, पार्टनरशिप में दो बंदे मालिक हो गए, ठीक है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो शेयर होल्डर है, एग्जैक्टली उनको ओनर नहीं शेयर होल्डर ही बोला जाता है, बाकी मतलब सेम होता है लेकिन टाइटल पे डिपेंड करता है। अगला, इमरजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यू कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, एक नया कॉम्पिटिटर आ गया इंडस्ट्री के अंदर, तुम्हारे लिए ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। जब नया कॉम्पिटिटर आता है तो ये नुकसान टाइप चीज लगती है, खतरा लगता है, तो दिस इज नॉट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, दिस इज थ्रेट। ये वैसे स्वॉट होता है ना, स्वॉट की शॉर्ट फुल फॉर्म लिखी हुई है सारी की सारी, तो थ्रेट हम आंसर कर देंगे, खतरा है ये, खतरा, खतरा। नया कंपटीटर आ रहा है, पेप्सी कोक के लिए खतरा है ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नई कैंपा कोला लेकर आ रही है, एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया के लिए खतरा हो गया था ना जियो, तो वैसी वाली चीज है। अगला, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज डन बाय, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पर कौन रेगुलेशन करता है? देखो बैंकिंग और फॉरेन करेंसी दोनों हाथ में है आरबीआई के, तो आरबीआई इज द राइट चॉइस बेबे, दिस वन इज करेक्ट, इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। आगे चले जाओ, मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट अपॉन, मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, ये ध्यान देना है। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल करती है, क्रेडिट कंट्रोल मतलब मनी सप्लाई बिल्कुल करती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बिल्कुल करती है, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मतलब हमारी इनकम जो हम खर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर आरबीआई का क्या कंट्रोल है? इसके ऊपर नहीं है, तो चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। कोई बच्चा पुराने क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछ रहा था क्या? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हमारे देश में कौन कंट्रोल करता है, उसका आंसर आरबीआई, ये ध्यान रखना। अगले पूछो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 लाइन लिखी है, सही कौन सी है? ऊपर से पढ़ लेते हैं। एफडीआई हैज स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन द स्टॉक मार्केट, एफडीआई का स्टॉक मार्केट में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट होता है, मतलब जैसा अंदाजा लगाया जाता है वैसा ही होता है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। एफआईआई हैव स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन द स्टॉक मार्केट, दिस वन इज राइट। सेकंड वाले, एफआईआई क्या होता है भैया? एफडीआई का मतलब तो जमीन वगैरह खरीदना, ब्रांच वगैरह खोलना। एफआईआई को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, यहां पर स्पेकुलेशन करते हैं हम, शेयर के इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर की इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर ठीक है, ठीक है। और एफडीआई को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? नहीं, एफआईआई को बोलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं ना कि दो चीजों का मिलना कंसोलिडेशन हो जाता है, सर क्या है ये? देखो, जब दो या दो से ज्यादा एंटाइटी यानी दो या दो से ज्यादा फर्म मिल जाएं किसी एक काम को करने के लिए, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट होना। अब बोलेंगे भैया 2 फर्म मिल जाए तो मर्जर भी होता है, मिल जाए तो जैसे वोडाफोन आइडिया, वो मिल गई हमेशा के लिए, लेकिन मान लो एक मॉल बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो बहुत सारी फर्म वहां पर मिल रही है ना, बहुत सारी फर्म मिलके काम करेगी, कांच बनाने वाली अलग होगी, ईंट बनाने वाली अलग होगी, और मतलब ईंट बनाने वाली क्या, कांच बनाने वाली अलग होगी, कांच गेट के शीशे गेट बनाने वाली अलग, बिजली बनाने वाली अलग, क्रेन अलग वाली कंपनी होगी। तो बहुत सारी कंपनी मिलकर एक साथ काम करती हैं जब किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो जिंदगी भर अलग ही रहेंगी। देखो, बिजली वाली कंपनी, पानी वाली कंपनी, सीमेंट वाली कंपनी, सरिये वाली कंपनी, चारों ने मिलकर एक मॉल बनाया, लेकिन ये कभी भी एक साथ नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंसोर्टियम। कंसोर्टियम इज डिफरेंट थिंग, राइट? ओके, चलो अब ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक, चारों ने मिलकर एक बंदे को लोन दिया, दिस इज कॉल्ड सिंडिकेट लोन, ठीक है। अब यहां पर 4 कंपनी मिलकर एक हो गई, लाइक मर्जर, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, या 2 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लाइन क्या लिखी है?
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटाइटी यानी कंपनी दैट ऑकर्स व्हेन द एंटाइटी ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट टू अ न्यू एंटिटी टू क्रिएट फॉर दैट पर्पस, यानी नई एंटिटी बनाई है। यानी देखो चार कंपनियां मिक्स हो गई, जैसे वोडाफोन और आइडिया मिक्स हो गई और एक नई कंपनी वोडाफोन आइडिया बना दिया, तो इन दोनों कंपनी ने अपने एसेट्स इस नई कंपनी में डाल दिए। दिस इज कंसोलिडेशन, मर्जर ऑल्सो सेम थिंग, ठीक है। तो दूसरे के साथ चले आएंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी के बारे में क्या सही नहीं है, सही से पहले सोच लो। देखो एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, लॉ वाले सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन बीसीके में कहीं लिखा हुआ है एलएलपी एक्ट 2009। आप बोलोगे सर गलत है ये, भाई सही बात समझना जरा क्या है। एलएलपी एक्ट आया 2008 में ही था। एक होता है एक्ट का आना बनना, एक होता है उसको लागू होना, इनएक्टमेंट। तो लागू हुआ था 2009 में, आपसे कभी आएगा अपन सर बना कब, फ्रेम कब हुआ 2008 में, इनएक्टमेंट कब हुआ 2009 में। दोनों अलग अलग ईयर है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देख रहे हो लॉ के अंदर 2008 पढ़ा रहे हैं, अब बीसीके की बुक में 2009 लिखा हुआ है, तो दोनों का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। तो कौन सी लाइन इसके बारे में सही नहीं है, तो भैया पढ़ते हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल सही है। इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, नहीं 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 नहीं, मैंडेटरी है। जैसे कि तुम पार्टनरशिप फर्म खोल लो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू आप अपनी फर्म रजिस्टर कराओ या ना कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एलएलपी खोलोगे ना, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। चश्मा रख देता हूं साइड में यार, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 79, 21 क्वेश्चन रह गए हैं। दिल थाम के बैठो, इतना वक्त दिया है तो थोड़ा सा वक्त और रह गया बस। ये क्या लिखा है? Which of the following is not part of internal environment of a business organization? सिंपल, इंटरनल एक्सटर्नल जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि कस्टमर हो गया तो वो लेबर हो गया, वो इंटरनल एनवायरमेंट होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कस्टमर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर एक्चुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। बात थोड़ी रिवर्स बोल दी थी, मैं मानता हूं, उल्टी बोल दी थी। कस्टमर होता है बिजनेस के बाहर, बिजनेस के अंदर क्या होता है, उसके लेबर होते हैं, ठीक है। लेबर इंटरनल एनवायरमेंट है, लेकिन कस्टमर आउटसाइडर है, तो ये इंटरनल नहीं है, इसको ठीक करेंगे। आगे, टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया एंड मेजर ग्लोबल बैंक इज द विजन ऑफ विच इंडियन कमर्शियल बैंक। एक ऐसा इंडियन कमर्शियल बैंक कौन सा है जो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर बढ़िया लेवल की फाइनेंशियल सर्विसेज लीडिंग लेवल पे प्रोवाइड करना चाहता है? ये तो यार रट्टा मारने वाली चीज है। आईसीआईसीआई बैंक है, और ये भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया हुआ है तो कर लो, इसमें से कॉपी भी हो सकता है, ठीक है। आगे बनते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और ये एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक 1991 के रिफॉर्म के बाद आए थे। सबसे पहले एक्सिस बैंक आया था, समझ रहे हो। इन तीनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। सबसे पहला इंडिया का कमर्शियल बैंक 1806 में खुला, बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हैदराबाद और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों मिल गए और एक नया बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदल दिया 1955 में और रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। खैर, दीज आर द स्मॉल फैक्ट्स जो साथ के साथ पता लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड है? देखो, चालाकी के कॉन्सेप्ट पे। हमारा कंज्यूमर, हम कभी ये नहीं मानते कि दान में पैसे दे देगा, हम मानते कंज्यूमर पैसे खर्च रहा है तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करेगा। हम प्रोड्यूसर को कभी ये नहीं मानते चलो कस्टमर को दान कर देगा सामान, दयालु नहीं है, चालाक है, वो सामान बेच के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड रेशनैलिटी। तो रेशनैलिटी यहां पर ट्रू है, ये तुम्हें बेसिकली बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस हिलाने वाले क्वेश्चन है। जब तुम पेपर देखोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कॉन्फिडेंस हिलाएंगे। इन ऐसे क्वेश्चन्स को बाद में अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, Amazon इन इंडिया हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट। Amazon का रजिस्टर्ड ऑफिसर कहां है? अब भैया यहां पर 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिंगापुर और मॉरिशियस। जल्दी से इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि तुम मुझे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। समझे? आप बता ही सकते हो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं 83 का। आपने सिर्फ लिखना है ऐसे कमेंट सेक्शन में 83 का आंसर, A 1 2 3 4 4 ऑप्शन ना, कुछ भी लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी इज सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स एसेट्स आर सोल्ड ऑफ piecemeal rather than one single operating entity.
आंसर एक्विजिशन, मर्जर, लिक्विडेशन, सेल ऑफ। खत्म कहानी, सीधा पता लग रहा है उसके सारे एसेट्स बिक रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी के द्वारा। दोबारा देख लो, अ कंपनी सेड टू बी अंडरगो लिक्विडेशन व्हेन इट्स एसेट्स आर सोल्ड ऑफ पेसिमल रादर देन वन सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी। पीस मिल मतलब टुकड़ों में, एक तरीके से मान सकते हो। दिस इज लिक्विडेशन। ठीक है, जब इसके एसेट्स बेचे जा रहे हैं, लिक्विडेशन हो रही है भाई उसकी, नहीं दे पाई पैसे किसी के। आगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, ऑल टुगेदर डिराइव बीसीके। बीसीके के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। व्हाट डज इट टेल अबाउट बीसीकेस डोमेन? बीसीके के डोमेन के बारे में क्या है भैया? ये है एक्लेक्टिक, ये लाइन ही अलग है। जैसे आता है कुछ अलग अलग चीजें, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रैग्मेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक्लेक्टिक मतलब इसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन्स पढ़े जाते हैं, तो उसकी बात। तीसरे वाला आंसर ठीक कर देंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेन फॉर वन इज अ लॉस फॉर समवन एल्स। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट की क्या यहां से आपको पता लग रही है कैरेक्टरिस्टिक्स? कह रहा है कि एक बंदे का फायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी बिजनेस एनवायरमेंट जरूरी नहीं है सबके लिए सेम बिहेव करेगा। मेरे लिए फायदेमंद है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, तो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, बैंकों का फायदा, जो लोन ले रहा है उसका नुकसान, तो किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान। इसका मतलब बिजनेस एनवायरमेंट के बहुत सारे फेस हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, तो लिखते हैं इट इज अ मल्टी फैसेटेड फेस, मान लो इसको आप। ठीक है, अगला, इंडियन एलपीजी इज द प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्राइज इन इंडिया। इंडियन एलपीजी किसका? वो इंडियन एलपीजी होता है ना, एलपीजी सिलेंडर होता है जो इंडियन है एक्चुअली, इंडियन, हाँ इंडियन जो भी है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोडक्ट है। आपके घर में भी आता होगा, या तो भारत गैस आता होगा या इंडियन आता होगा। चलो इंडियन है ना, इंडियन कर ही देते हैं, इंडियन है। ठीक है, फॉर अ बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डेट्रीमेंटल इफ। दोबारा पढ़ देता हूं, ठीक है। फॉर अ बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसानदायक। किसी एक बिजनेस के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है, इसके कितने चांसेस हैं? इट इज एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली हाई, मॉडरेट, राइजिंग, नहीं लो। वन इज आंसर। मतलब इन्फ्लेशन जब बहुत कम हो तो बिजनेस के लिए नुकसानदायक होती है। क्यों? इन्फ्लेशन का कम होना मतलब प्राइस लेवल बहुत कम है। प्राइस लेवल बहुत कम है तो मतलब सेलर्स को सामान बेचने में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो यार वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो वो लोग सामान खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो बिजनेस का फिर नुकसान। ये सर्कल चलती रहेगी। तो सबसे ज्यादा जब इन्फ्लेशन बहुत कम हो या डिफ्लेशन हो, ये ज्यादा खतरनाक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? नोट वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे, ध्यान देखना। आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? बैंकों का प्रमोशन करते हैं, कलेक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट ट्यूशनल डेटा ये नहीं करते, कलेक्शन डेटा नहीं करते, पब्लिशिंग डेटा करता है ये, कलेक्शन नहीं करता। ठीक है, बैंकर भी है गवर्नमेंट का, नाबार्ड को फंडिंग भी देता है। अगला, द एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री इज, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखी है कि एक देश की फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को हम अपने देश के कितने रुपए खर्च करके खरीद सकते हैं, यानी द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वो एक्सचेंज रेट होता है। जैसे कि मान लो 83 रुपीज का $1 आ रहा है, तो एक्सचेंज रेट है, इधर एक है, इधर कितने भी यूनिट लिख लो जितने में आ रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज्ड फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, दूसरे देश की एक यूनिट खरीदने के लिए जितने भी यूनिट हमें देनी पड़ती है उसका रेट, उसका भाव फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। इसको हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी फॉरेन एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम है। ऐसे इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वन ठीक कर देंगे, यही आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी की कौन सी फीचर नहीं है? लिखा है देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। है रेस्ट्रिक्शन भैया होती हैं, बिल्कुल होती है। चलो जी अगला, अ स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स वेयर बिजनेस आर वेरी पैसिव इन देयर बिहेवियर इज कॉल्ड। जहां पर बिजनेस मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस का बिहेवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसिव हो जाता है,
ऐसे स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को बोलते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, लीस्ट रेजिस्टेंस। इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, आप ध्यान रखना। आगे, वेयर इज द इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है? ये अडानी एंटरप्राइज का मुंद्रा में, सबसे बड़ा है पूरे भारत का। मुंद्रा, मुंद्रा कहां है बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। गुजरात में है या नहीं है ये बता दो बस। अगला, Which of the following is one of the most significant macro policy indicator that impact business? मैक्रो पॉलिसी के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो बताओ इनमें से, जो एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्स रेट्स, रूरल पॉलिसी। टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंपॉर्टेंट है, वो होता तो दोनों कर देते। अगला, आरबीआई रोल डज नॉट इंक्लूड। आरबीआई का कौन सा रोल नहीं है? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है गवर्नमेंट का, बिल्कुल है, मतलब उनका बैंकर है। मेंटेन लीगल स्टेबिलिटी, लीगली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाता है प्राइस लेवल की, लीगल पीगल से कोई मतलब नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है उसका। अगला, डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंज्यूमर की अलग अलग विशेषताओं को देखते हुए कंज्यूमर के ग्रुप बनाना, टू डिलीवर स्पेशली डिजाइंड एडवर्टीजमेंट, और उनके लिए स्पेशल डिजाइन करना अलग अलग तरीके की एडवर्टीजमेंट, दैट मीट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लोजली पॉसिबल इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? देखो क्या, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट करना। जैसे कि फोन की एडवर्टीजमेंट है, आपके फोन में कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, लुक अच्छी है, तो फोन की 3 ऐड बना दी। जिसको लुक अच्छी है उसके लिए लुक वाली एडवर्टीजमेंट, जिसके कैमरा चाहिए उसके लिए कैमरे वाली एडवर्टीजमेंट, जिसको उसका सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए सॉफ्टवेयर वाली एडवर्टीजमेंट। तो अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग तरीके की तुम ऐड कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड, आप मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हो, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, ये लास्ट वाला कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है, लास्ट वाला चैप्टर है बीसीके का 6 नंबर का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा एक्टिविटी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट से पढ़ रहा हूं, क्लीनिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस योरसेल्फ। खुद अपने घर के बाहर गली या सड़क को साफ करना, कोई पैसा नहीं कमा रहे इससे। बाकी कुछ क्लोथ बेच के सब्सिडाइज प्राइस है, रेस्टोरेंट में कुछ कर रहे हो तो पैसा दे रहे हो या पैसा ले रहे हो, ये सब पैसों की एक्टिविटी है। आगे, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो रेफर्ड एज फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं भाई, देख रहे हो बिजनेस के फैक्टर बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोलेबल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, ग्लोबल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान दे लेना। ठीक है जी, अगले वाले पे आते हैं। स्प्रेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट ओवर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स टू रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड। फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना एवरेज कॉस्ट कम करने के लिए, सिंपल सी बात है, टू रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट को कम करना, क्या कहलाता है? एवरेज कॉस्ट को बढ़ाना डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, एवरेज कॉस्ट को कम करना इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। समझ रहे हो? 4 नंबर का टॉपिक, ध्यान रखना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, मेरे को पता लग जाएगा कि बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, सेबी इज द एपेक्स अथॉरिटी फॉर सेटिंग रूल्स फॉर। सेबी किसके लिए रूल सेट करती है? शेयर मार्केट के लिए, है ना? तो शेयर मार्केट को मनी मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं। भैया कैपिटल मार्केट को ही शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि डेल्फी टेक्निक किसको बोलते हैं? डेल्फी, डेल्फी टेक्निक। अब अमेरिका की रैंड कॉर्पोरेशन थी, उस पे हेल्मर जी ने, हेल्मर एक बिजनेस पर्सन ही मान लो जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेल्फी टेक्निक का। डिमांड फोरकास्टिंग में इसका नाम आता है। तो डेल्फी टेक्निक किसका दूसरा नाम है आप मुझे बताएंगे। तो ये 100 जो मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन कराए गए हैं, इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में डिस्कस किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से बता दिया गया है। ओवरऑल पर्पस ये था कि दोस्तों आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए। इससे आप टाइम मैनेजमेंट टेक्निक पता लगा सकते हो। देखते हो 120 मिनट में मेरे 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर 60 क्वेश्चन पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के और 40 क्वेश्चन बाद में बीसीके के दिए हुए हैं। जरूरी नहीं पेपर आपके पास ऐसा ही हो, मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई बीसीके कोई बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशानी तुम्हें है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। आज की क्लास में फिर लव कौशिक सर को प्यार बरसा दो, कमेंट सेक्शन में जो बातें पूछिए बता दो, और लव यू ऑल। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।